तो सत्ता की शुरुआत आज एक क्रैश की तस्वीर से करते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हिंडनबर्ग से है। आसमान में एयरशिप के क्रैश होने की यह तस्वीर सन 1937 की है, यानी आज से करीब 86 साल पुरानी। लेकिन इस क्रैश का कनेक्शन सीधे सीधे उस हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप से है जिसने अडानी ग्रुप के शेयर्स को क्रैश करवा दिया है। यह तस्वीर हिंडनबर्ग एयरशिप की है। गैस से उड़ने वाला यह एयरशिप उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही अमेरिका के आसमान में आग का गोला बन गया था। आसमान में इसमें आग लग गई थी और 35 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। वो जिंदा जल गए थे। इस दुर्घटना के बाद एयरशिप का चलन ही खत्म हो गया था। इसी एयरशिप के नाम पर नेथन एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी बना ली। हिंडनबर्ग कंपनी ने अपना परिचय देते हुए वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग एयरशिप मैन मेड डिजास्टर्स का यानी मानव निर्मित तबाही थी। शेयर बाजार और कारोबार की दुनिया में ऐसी तबाही को रोकने के लिए नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी और तब से यह कंपनी कई कंपनियों को अपनी रिसर्च रिपोर्ट की मदद से आसमान से जमीन पर लाती रही है। जैसे 1937 में वो एयरशिप जमीन पर आ गिरा था। अडानी ग्रुप के शेयर आज भी इसी इफेक्ट को झेलते रहे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अडानी की दौलत आधी हो चुकी है। शेयर हर रोज नई नई गहराइयों में गोते लगा रहे हैं। सवाल यह है कि गौतम अडानी दौलत की ये जंग जीत पाएंगे या नहीं। अडानी ग्रुप के शेयर और गिरेंगे या संभलेंगे, इस मामले में कोई जांच होगी या नहीं। 2023 से 2027 के बीच अडानी के जो मेगा प्लान है उनका क्या होगा। जिस तेजी से अडानी की कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं उसी तेजी से अब अडानी के खिलाफ जांच की मांग भी बढ़ रही है। मुंबई और दिल्ली में हुए एक्शन पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है। हंगामे की वो रील देखिएगा, लेकिन उससे पहले 24 घंटे में अडानी को लगे 5 बड़े झटकों की जानकारी आपको दे देते हैं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। यह पूरे ग्रुप की साख और विश्वसनीयता को बड़ा झटका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने अडानी की 3 कंपनियों अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट पर निगरानी बढ़ा दी है। अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी गिरकर टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। अब वो 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज भी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अब तक अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 50% से ज्यादा गिर चुकी है, यानी अडानी ग्रुप का कारोबार आधा हो चुका है। बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप से 2017 वाले समझौते में बदलाव की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा कि अडानी पावर महंगे दाम पर बिजली दे रहा है, उसकी कीमत अब वो कम करे। जिस तेजी से अडानी की संपत्ति घट रही है उतनी ही तेजी से उन पर हमले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में संसद में भी अडानी के शेयरों की तरह जो संसद की कार्रवाई थी वो क्रैश हुई। विपक्ष ने जांच की मांग को लेकर इतना हंगामा किया कि संसद चल नहीं पाई। एक छोटी सी रील देखिए, इसके बाद इस दौलत की जंग के अटैकर और डिफेंडर के बारे में आपको बताएंगे। कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की चर्चा होनी चाहिए। जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। पार्लियामेंट, संसद तो इस काम के लिए ही होता है, लेकिन अगर ये काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं सरकार, तो पार्लियामेंट क्यों बिठाए। सिर पर वापिस जाएं आप, प्लीज सदन को चलाने में सहयोग करें। देखिए, ऐसा है कि ये घोटाला सिर्फ अडानी का घोटाला नहीं है। ये घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। मोदी ने ही पोर्ट दिया, मोदी ने ही एयरपोर्ट दिया, मोदी ने ही कोयला दिया, मोदी ने ही बिजली दिया। जांच होनी चाहिए जेपीसी के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। And are not in conformity with the direction. किसी की शेयर वैल्यू कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है। ना तो ज़्यादा होने का श्रेय जो था कभी बीजेपी ने मांगा और ना कम होने का
हमें उसका कोई ब्लेम मिल सकता है। कांग्रेस किसी भी सूरत में उसको चलने नहीं देना चाहती, उसके लिए वो रास्ते नए नए निकाल रहे हैं। वो कह देंगे अच्छा ये वाला काम करेंगे तो कहेंगे नहीं ये वाले नहीं इस तरह से करोगे, अच्छा इस तरह नहीं इस वाला इस तरह से करोगे। तो इसलिए उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस यह है कि हाउस किसी तरीके ना चले, उसको रोका जाए। सीट पर वापिस जाएं आप प्लीज, सदन को चलाने में सहयोग करें। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए कि अनियमित तरीके से इस कंपनी को इतना पैसा क्यों दिया गया, जो हमारी बैंकें खतरे में पड़ गई, LIC और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खतरे में पड़ गई। दिस ए वेरी सीरियस मैटर, करोड़ों लोगों का जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। SBI और LIC जैसी संस्थाओं पर अब क्वेश्चन मार्क होगा। लोग हर एक इस बात को शक की नज़र से देखेंगे। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो JPC या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। तो विपक्ष भले ही अडानी के खिलाफ जांच की मांग करे और आरोप लगाए कि अडानी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्लियर कट मानना है कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक बाजार बहुत सही तरीके से चल रहा है, निवेशकों का जो भरोसा पहले था वो अब भी है और आगे भी रहेगा। हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर बहुत सख्त हैं, किसी एक घटना से किसी बात का अंदाजा लगाना और पूरे भारतीय बाजार के बारे में कोई राय बनाना गलत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि SBI और LIC पूरी तरीके से सुरक्षित है, इधर उधर की बातों के बजाय वो इन कंपनियों के प्रमुखों की बातों पर यकीन करेंगी। दोनों ही फिलहाल फायदे में हैं और जो भी खरीद हुई है तय दायरे के भीतर ही हुई है। इस पूरी खबर में एक अटैकर है और दूसरा डिफेंडर है। अटैकर हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नेथन एंडरसन है, डिफेंडर हैं गौतम अडानी। नेथन एंडरसन अब तक 19 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट तैयार करने में हिंडनबर्ग को 2 साल लगे। हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी निकोला पर रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 34 अरब डॉलर से घटकर 1.34 अरब डॉलर पर पहुंच गई। खास बात यह है कि जिस भी कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी करता है उसके शेयर औसतन 10% करके गिरने शुरू हो जाते हैं। कई कंपनियों के शेयर तो 80% से ज्यादा तक गिर चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के अब तक 9 से 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। हालांकि हिंडनबर्ग पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसके काम में पारदर्शिता नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जब पारदर्शिता को लेकर हिंडनबर्ग से सवाल पूछा गया तो जवाब में कहा गया कि हिंडनबर्ग एक टीम की तरह कुछ बाहरी निवेशकों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन वो बाहरी निवेशक कौन है इस पर पहचान बताने से इनकार कर दिया गया। इससे अमेरिका में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का संदेह जताया गया और आरोप लगे और अमेरिका के आर्थिक रेगुलेटर्स से मांग की गई कि ऐसी एजेंसियों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अडानी को आज सिर्फ झटके ही लगे, उनके लिए 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा कि अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट का तुरंत ज्यादा असर नहीं होगा। उनके कर्ज लेने की क्षमता पर अभी असर पड़ने की संभावना नहीं है। क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने भी तुरंत किसी संकट से तो इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि अभी माहौल के हिसाब से अडानी को बाजार से पैसे जुटाने में 1-2 साल लग सकते हैं। मूडीज ने यह भी कहा कि अभी अडानी पोर्ट, SEZ, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन की रेटिंग नहीं बदलेंगे। यह भी कहा कि रेटिंग में किसी भी बदलाव से पहले हर पहलू की स्टडी की जाएगी। यानी अडानी को 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऐसे समय में बड़ी राहत मिली है जब हर दिन अडानी ग्रुप की दौलत कम हो रही है। अलग अलग देशों से झटके लग रहे हैं। विपक्ष की तरफ से अडानी के खिलाफ जांच की मांग हो रही है और अडानी अपना पूरा दम लगाकर दौलत की जंग लड़ रहे हैं। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के लिए भूचाल आया हुआ है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर आज 35% तक गिर गए, लेकिन 50% रिकवरी के बाद ये 1531 रुपए पर बंद हुए। 24 जनवरी की शाम को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 3400 रुपए के करीब थी और आज ये 1531 रुपए पर बंद हुआ। यानी अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस अब तक करीब 50% तक
गिर चुकी। अडानी ग्रुप को झटके लग रहे हैं, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश में है। ऐसे में 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इजराइल के दूसरे बड़े पोर्ट हाइफा के अधिग्रहण की उन्होंने जानकारी दी थी। अडानी संभवतः ये दिखाने की कोशिश में है कि राष्ट्र निर्माण वाले उनके ग्रैंड डिजाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया था कि 2023 से 2027 तक 4 लाख करोड़ रुपए का उनके निवेश का प्लान है। और इसके अलावा मुंबई के पास एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का भी अडानी का प्लान था। 41,000 करोड़ रुपए से 3 सी पोर्ट बनाने का भी गौतम अडानी का प्लान था। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए से पॉस्को के साथ मिलकर स्टील मिल लाने की भी उनकी योजना थी। तो ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन से जुड़े उपकरणों के पर भी उनके निवेश की तैयारी थी। हालांकि पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप में 10 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 9,00,000 करोड़ कम हो चुकी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने रिकवरी की है और 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू बढ़ा है। अडानी ग्रुप को शेयरों में गिरावट से बड़ा नुकसान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को हो रहा है। 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप में LIC के शेयरों की कीमत करीब 38,000 करोड़ रुपए कम हो चुकी है, जब अडानी ग्रुप में LIC की हिस्सेदारी की कीमत 43,000 करोड़ रुपए अब बची है। 23 जनवरी से पहले अडानी ग्रुप में LIC के निवेश की कीमत करीब 81,000 करोड़ रुपए थी। LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी को बड़ा कर्ज भी दिया है। SBI ने अडानी की कंपनियों को 21,000 करोड़ का लोन दिया है। इसमें 1,640 करोड़ रुपए SBI की विदेश यूनिट से लोन दिया गया है। PNB से अडानी को 7,000 करोड़ का लोन मिला हुआ है। इसमें 2,500 करोड़ अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस में लिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने 400 करोड़ का लोन दिया हुआ है। और कल ही RBI ने बैंकों से पूछा था कि किस बैंक ने अडानी ग्रुप को कितना लोन दिया है। हालांकि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ साफ कहा है कि अडानी को उन्होंने जो लोन दिए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और नियमों के तहत हैं। तो कुल मिलाकर 86 साल पहले आसमान से जमीन पर जिस तरह हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप जलकर गिर गया था, उसी तर्ज पर अडानी ग्रुप को नीचे लाने की कोशिश नेथन एंडरसन ने की है। जब वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे तब उन्होंने जरूर 86 वर्ष पुरानी इन तस्वीरों को याद किया होगा और अडानी ग्रुप को इसी तरह गिरते हुए वो देखना चाहते होंगे। लेकिन गौतम अडानी भी संघर्ष करते रहे हैं, उन पर तरह तरह के हमले होते रहे हैं और वो हर हमले को बड़ी सावधानी से झेल कर आगे बढ़े हैं। 1998 में गौतम अडानी को किडनैप कर लिया गया था और अपराधियों ने फिरौती मांगी थी, तब वो बचने में कामयाब रहे थे। इसी तरह 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त गौतम अडानी उसी होटल में थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आतंकवादियों के निशाने से बचने में कामयाब रहे। अब 2023 में उन पर एक बड़ा आर्थिक हमला हुआ है और यह हमला जरा दूजी किस्म का है। देखना होगा कि वो इन कठिन परिस्थितियों से कैसे लड़ते हैं। तो अडानी संकट के बाद अब बात करते हैं देश में धर्म और जाति के नाम पर छिड़े सियासी महासंग्राम की। रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जाति पर छिड़ी महाभारत जारी तो है ही, दूसरी ओर धर्म के नाम पर नई लड़ाई भी शुरू हो गई है। सबसे पहले जाति पर राजनीतिक जंग की बात कर लेते हैं। आज रामचरितमानस की चौपाई को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बीजेपी के सिख समुदाय के कार्यकर्ता रामचरितमानस की प्रतियां लेकर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखकर सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए, अपने लिए लिख दिए होते। संपूर्ण नारी चाहे जिस वर्ण की नारी हो, नहीं, हमारे कार्यालय के सामने तो इनको बताना है कि इसका क्या पढ़ रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने 22 जनवरी को रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके बाद यूपी की राजनीति में जाति पर नया घमासान छिड़ गया। साधु संतों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कई जगह मार्च निकालकर प्रदर्शन भी किए गए।
तमाम विरोध के बावजूद ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ना ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डिफेंसिव मूड में हैं, बल्कि जाति कार्ड के बहाने यूपी में अब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां अगड़ा, पिछड़ा और शूद्र के बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। तो समाजवादी पार्टी एक नए इक्वेशंस को सेट करने की कोशिश कर रही है और मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी जो चाहती थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वही कर दिया। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित हैं उनको साथ ला करके बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है उसको जातियों में बांटने की उसकी जो प्लान है वो सफल हो। और ऐसे में कोई बड़ा नेता, खासतौर से वो नेता जिन पर अगड़ी जाति के होने के आरोप भी कह सकते हैं या कहा जाता है कि उनके वो प्रतीक हैं, उसमें से कोई व्यक्ति आए और आकर के ये बात कहे तो उनका काम आसान हो जाएगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सामने आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को समाजवादी पार्टी के नेता बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट्स भेजने में लगे हैं, ट्वीट्स करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुद को अब शूद्र बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। शूद्र वाली राजनीति पर खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान होना चाहिए, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। इसलिए इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती के ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा कि 2019 में हमने गठबंधन किया था। अगर मायावती ने अखिलेश की जाति की पीड़ा देखी होती तो ट्वीट नहीं करती। इस जाति अपमान की पीड़ा को बहन जी ने अगर समझा होता तो शायद जिस प्रकार का ट्वीट किया है वो किए नहीं होती। अब सवाल यही है कि अचानक सदियों पुराने रामचरितमानस पर इतनी राजनीति क्यों, आपत्ति क्यों? वैसे देखा जाए तो सियासत में कुछ भी अचानक या अपने आप नहीं होता है, बस खास टाइमिंग, खास मौका और खास माहौल का इंतजार होता है। इस महासंग्राम को कुछ इनसाइड स्टोरी समझने की भी हम आपको कोशिश कराते हैं। जैसा कि ऐलान हो चुका है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन और पूजन शुरू हो जाएगा। ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के इसी राम नाम वाले हिंदुत्व से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस के विरोध वाला फॉर्मूला निकाला है? यूपी के चुनावी इतिहास में पन्नों को पलटकर अगर देखें तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के धर्म कार्ड को जातिवाद वाले कार्ड से टक्कर देने की कोशिश करती आ रही है। और इसके लिए हम बात करें 1993 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक भी दिया था इस समीकरण को बनाकर। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर खड़े होने के बावजूद हिंदुत्व का कार्ड दलितों और पिछड़ों की गोलबंदी के सामने नहीं चल पाया था। तो सवाल है कि क्या अखिलेश यादव भी अब इसी तरह दलितों और पिछड़ों वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाने की तैयारी में हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के आज के बयान में एक शब्द आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो है शूद्र। वैसे एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव भी सत्ता तक पहुंचने के लिए कई प्रयोग कर चुके हैं। अगर यूपी की राजनीतिक पाठशाला में अखिलेश यादव के प्रमुख प्रयोगों पर नजर दौड़ाएं तो पहला प्रयोग साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उन्होंने किया था। हालांकि सफलता नहीं मिली थी।
दूसरा प्रयोग उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके किया था, यहां भी उनको सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयोग साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर केशवदेव मौर्य से गठबंधन उन्होंने किया, लेकिन यह प्रयोग भी अखिलेश को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। अब चौथा प्रयोग साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है और रामचरितमानस के विरोध के नाम पर गैर यादव और पिछड़ों और दलित वोट में सेंध लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि ये ऐसा वोट बैंक है जिसमें अब इस मामले पर कुछ भी बोलते हुए बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बचते नजर आ रहे हैं। यूपी में जातीय आधार पर सरकारी तौर पर कोई लेटेस्ट आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो ओबीसी यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी में 52% से भी ज्यादा ओबीसी के वोटर हैं। 43% वोट बैंक गैर यादव है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस इस वोट बैंक पर रहता है। इसके अलावा यूपी में 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है। तो सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी रामचरितमानस की चौपाई के बहाने ओबीसी और SC/ST वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश कर रही है? यूपी में अगड़ा पिछड़ा शूद्र पर सियासी इस पूरी लड़ाई के बीच धर्म वाला एंगल भी आ चुका है। तो सवाल है कि क्या यूपी में धर्म और जाति वाली राजनीति की लड़ाई है? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जाति वाले कार्ड से टक्कर देने की कोशिश कर रही है? जाति और धर्म की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामचरितमानस पर तकरार के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों ने मजबूरी में गौमांस खा लिया तो धर्म वापसी कर सकते हैं। जयपुर में आयोजित दीनदयाल मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। वो आज कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी ये वो क्या कर रहे हैं, ये उनके विचार नहीं है। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं, इसलिए सब हिंदू हैं। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिमत है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संघ की ओर से इस तरीके का बयान सामने आया हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहले बोल चुके हैं कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को माने। सुनिए डीएनए को लेकर मोहन भागवत ने 19 दिसंबर 2021 को क्या कहा। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे जाए। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक दोनों पार्टियों के नेताओं को आरएसएस के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका भी मिल गया। वो मिसगाइड कर रहे हैं। कोई जो मुसलमान हो गया मुसलमान रहेगा। बहरहाल इस्लाम तो बहुत जमाना हो गया जब आया है, इनका जिक्र भी ना था। आरएसएस की खूबी है कि जो मनुष्य का विवेक है, अच्छे और बुरे की पहचान का, वो निकाल लेता है। जैसे आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात आती है कि मशीन में ही आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंद करके उसका प्रोग्रामिंग कर दीजिए। आरएसएस उसी तरह से लोगों का प्रोग्रामिंग जो है करता है। तो धार्मिक ज्ञान पर घमासान तब और बढ़ गया जब योग गुरु रामदेव ने हिंदू, मुस्लिम और सनातन धर्म की तुलना करते हुए एक विवादित बयान दिया। गुरुवार को बाड़मेर में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि मुसलमानों से पूछो तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और कोई जो भी पाप करना है वो करो। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम का मतलब नहीं समझते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मरवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप कर रहे हैं करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जाना और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, उस स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की बोले भाई। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पे टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूँ भाई करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। बाबा रामदेव के धर्म ज्ञान के बाद अब विवाद धार्मिक होने लगा है, लिहाजा जाति पर जोर देकर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी बाबा रामदेव पर तंज कस रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा रामदेव अब योग नहीं कर रहे हैं, वो अब व्यापार कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। बाबा रामदेव के बयान पर एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु नसीहत दे रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिमों की राजनीति करने वाले कई नेता इसे नफरती स्पीच बता रहे हैं। नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है। धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ छीटाकशी की जाए तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।